नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। दिल्ली चुनाव में जनता ने अद्भुत और अभूतपूर्व जनादेश सुनाया है। इस जनादेश में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की उम्मीदों का बड़ा योगदान तो है ही, टैक्टिकल वोटिंग और मतदाताओं के विद्रोह का परिणाम भी इसे माना जा रहा है। दिल्ली के मतदाताओं ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की राजनीति में नयापन भी देखा है और इस भरोसे को बनाए रखना आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये जीत सिर्फ कुछ वर्गों की गोलबंदी से नहीं हो सकती थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को भले ही गरीब तबकों के वोट ज्यादा मिले हों, मगर बड़ी संख्या में मध्य वर्गीय वोटरों ने भी उसे अपनाया है। जाति, समुदाय और ग्रामीण शहरी क्षेत्र के भेद से अलग होकर मतदाताओं ने केजरीवाल के दावे पर भरोसा भी किया और उन्हें 49 दिन में पिछली सरकार छोड़ जाने के लिए माफ भी कर दिया। जनता ने माना है कि बीजेपी को हराने में, भ्रष्ट तंत्र से निपटने में और उम्मीदों को पंख देने में केजरीवाल ही सबसे सक्षम नेतृत्व दे सकते हैं। तो आम मतदाताओं ने अब आम आदमी पार्टी में एक नई शुरुआत देखी है और इस भरोसे को बनाए रखते हुए पार्टी का विस्तार करना, प्रशासनिक चुनौतियों को नियंत्रित करना आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। और आज आम आदमी पार्टी की जीत और उसकी चुनौतियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नीलाभ मिश्रा, संपादक हैं आउटलुक हिंदी में, और हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस में लीगल एडिटर मनीष छिब्बर। कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपसे अगर शुरुआत करना चाहूं, आप पंजाब की राजनीति को भी समझते हैं और दिल्ली की राजनीति को भी करीब से देख रहे हैं। हमने जो कहा और जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जीत के बाद आके कहना शुरू किया कि जीत का जज्बा तो है, अच्छी बात है और जश्न भी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को भी समझना जरूरी है। क्या वाकई ये जो जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है आम आदमी पार्टी को, उसकी जिम्मेदारी समझ रही है और उस तरफ बढ़ती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी? आज पहले दिन कहा जा सकता है। देखिए, इस बात को हमसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल समझते हैं, जिन्होंने अपने भाषण में खुद 2 बार कहा कि ये जो उन्हें मैंडेट मिला है स्केरी है। तो मुझे लगता है क्योंकि वो ये जानते हैं कि चुनाव के दौरान जो वादे किए उन्होंने, हर पार्टी करती है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें इतना, मैं इसलिए बदकिस्मती कह रहा हूँ कि इतना ह्यूज मैंडेट उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा उन्हें मिलेगा। और ये हर आदमी की उम्मीद रहेगी कि जो जो उन्होंने वायदे किए, अब वो सब वायदों को वो अगले 6 महीने में इम्प्लीमेंट करें। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को भली भांति समझते हैं कि जो पिछले 8-9 महीने में नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है, अब वो आगे चल के उनके साथ भी हो सकता है। लोगों की तो आप ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से आम इंसान ने या दिल्ली के मतदाताओं ने बीजेपी को सिर्फ 9 महीने का वक्त दिया परखने के लिए, आम आदमी पार्टी को भी हो सकता है, मुझे लगता है उससे भी कम देंगे, क्योंकि दिल्ली मोदी के पास तो पूरा देश है चलाने के लिए, तो लोगों का उनका हनीमून पीरियड लंबा चला। यहाँ तो आप देखिएगा 2 महीने में अगर आप विरोध के स्वर सुनना शुरू हो जाएंगे आपको। जी, ऐसे परिणाम नीलाभ जी सिक्किम में एक बार देखने को मिले थे और सिक्किम का परिणाम का मतलब कुछ और था, लेकिन दिल्ली के इस नतीजे का मतलब कुछ और है। आम आदमी पार्टी के लिए ये वक्त जो है वो जीत का जश्न मनाने का है या अपनी जिम्मेदारियों को समझने का है, जनता के भरोसे की जिम्मेदारियों को समझने का ज्यादा है? देखिए, जश्न तो बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और मेरे ख्याल से वह उनके भाषणों में, अरविंद के भाषणों में बार बार दिखाई भी पड़ रहा है, जब वो कह रहे हैं कि अहंकार नहीं, ह्यूमिलिटी चाहिए और इस तरह की चीज़ें, और हमें अब करके दिखाना है। और जिस तरह की और बातें भी कह रहे हैं कि पहला काम जो है 24 घंटे के अंदर हम डिस्कॉम ऑडिट करेंगे। तो जिसमें एक तरीके से उनके जो 2 मसले थे, भ्रष्टाचार और फिर बिजली पानी जैसी ज़रूरियात की चीज़ों की कीमत कम होना, तो डिस्कॉम ऑडिट के जरिए वो एक साथ दोनों मसलों को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत में। लेकिन ये तो कहना है, जब आप उसके जिसको कहते हैं निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाएंगे तो आप कैसे करेंगे। जैसे वो कई तरह की और चीज़ें भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शायद उन्होंने सोचा नहीं है, कई चीज़ें सोची हैं, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पुलिस बाहर है, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। पुलिस दिल्ली सरकार के नियंत्रण से बाहर है, पर उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कुछ
इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स देखे हैं और हमने अध्ययन किया है, जिसके जरिए हम पुलिस के साथ एक सहयोग का एक मॉडल हम तैयार कर सकते हैं, केंद्र के अधीन पुलिस के होते हुए भी, होने के बावजूद। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे सब्सिडी के सवाल पे, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा उनसे पूछा जाता रहा कि आप ये सारे खर्चे जो आप वायदे कर रहे हैं, पानी के, बिजली के और अन्य चीज़ों के, कॉलेज वगैरह वगैरह, तो ये आप कैसे लाएंगे? हाँ, क्योंकि आपने तो इतने बड़े बड़े वायदे किए और इतना पैसा कहाँ है? तो उन्होंने कहा है कि मैं एक राजस्व अधिकारी रहा हूँ और मेरे पास एक रेवेन्यू के मॉडल पे मैंने कुछ सोचा है दिल्ली के लिए, जिसमें शेयरिंग अरेंजमेंट भी केंद्र से कि जो हम केंद्र का वहन करते हैं। लेकिन जनता और लेकिन इससे पहले लगातार ये बातें होती रही हैं कि अगर बातें, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, कि खैर बातें भी इतनी डिटेल में नहीं हुई हैं, हाँ, लेकिन वो जब आप करने चलते हैं तो वहां आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जो सरकार वैचारिक दृष्टि से, चाहे वो आर्थिक मसलों पे हो, जिसका वर्ल्ड विजन कुछ और है और आपका वर्ल्ड विजन कुछ और है। हालांकि अभी विजन अभी स्पष्ट नहीं है कि आम आदमी पार्टी का क्या है, क्योंकि हाँ, लेकिन जो भी जितना भी उन्होंने परिभाषित किया, जैसे मान लीजिए सब्सिडी का सवाल ही है, हाँ, वेलफेयर स्टेट की तो एक परिकल्पना है उनके पास, तो वो भी केंद्र सरकार के उसमें नहीं है, वो एक ग्रोथ मॉडल है, उतना भी वेलफेयर स्टेट का वो नहीं है। तो भले विकसित कल्पना न हो, लेकिन जो भी कल्पना है तो वो जिस ढर्रे पे है उस ढर्रे पे वो केंद्र से भिन्न है। और जहां हम केंद्र का यह रुख भी देख रहे हैं, हालांकि शायद अब उसमें नरमी आए, क्योंकि वो भी एक पॉलिसी करेक्टिव इस इलेक्शन के बाद संभवतः वहां भी हो, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से विपक्षी दलों के प्रति, विपक्षी दलों के सरकार के प्रति, जो राज्यों में हैं, चाहे वो बंगाल हो या बिहार हो, आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों के राज्य सरकारों के साथ जिस तरह से केंद्र सरकार का अभी तक का व्यवहार है, उसमें आम आदमी पार्टी चुनौती ये भी है कि वो सहयोग का, क्योंकि ये सारे मॉडल जिनकी वो बात कर रहे हैं वो एक सहयोग पे आधारित है। नीलाभ जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जुड़ गए हैं। राघव, अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत गई है, प्रचंड बहुमत से जीती है, अभूतपूर्व सफलता है। इन सब चीजों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस जीत के साथ जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि अब तक हमने जो देखा, जो भी विपक्षी दलों की राज्य सरकारें हैं, अब अभी भी वो केंद्र सरकार के साथ उनके तालमेल किस तरह के हैं और किस तरह के रिलेशन हैं, कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। नीलाभ जी अभी ये जिक्र कर रहे थे कि अगर दूसरे राज्यों की सरकारों को, जो खासतौर से विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो शायद आप लोगों के लिए भी आगे चलना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। कैसे करेंगे आप जनता की उम्मीदों को और वादों को पूरा? देखिए, हमारा संविधान एक संघीय ढांचे पे बना है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार और जो राज्य की सरकार है, दिल्ली राज्य की सरकार, वो मिलकर काम करेंगे और तमाम वादों पे डिलीवर करेंगे, खरे उतरेंगे। जहां तक बात कुछ स्पेसिफिक मुद्दों की है, चाहे वो पूर्ण राज्य का दर्जा हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिसंबर 2013 का जो घोषणा पत्र निकाला था और लोकसभा 2014 का जो घोषणा पत्र निकाला था, उसमें लगभग वही बातें उन्होंने कही थी जो आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लगातार कही हैं। तो यदि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में अभी शासन कर रही है, उनका भी वही विजन है जो दिल्ली में जो हमारा है, लगभग जो मोटे मोटे तौर पे अगर नीतियों की बात करें, तो उम्मीद करता हूं कि बीजेपी इसलिए फिर अपने मुद्दों को और हमारे मुद्दों को मान्यता देगी और उस पर हमारा सहयोग करेगी। और आज भी जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया अरविंद केजरीवाल जी को मुबारक देने के लिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही बैठा हुआ था उस समय, उनका फोन आया, उन्होंने मुबारक दी और अश्योर किया कि पूरी कॉपरेशन करेंगे। और उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी शायद अगले 2-3 दिन में प्रधानमंत्री जी से मिलने भी जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम एक सकारात्मक शुरुआत करें और उम्मीद करें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करेंगी। सकारात्मक शुरुआत की बात तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह के वादे आप लोगों ने किए हैं, खासतौर से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बातें कही हैं, आप लोगों ने महिलाओं को जिस तरह की सुरक्षा दिलाने के बड़े वादे किए हैं, आप लोगों ने जिस तरह से लोकपाल बिल लाने के, हालांकि लोकपाल बिल लाना शायद अब आप लोगों के लिए आसान हो जाए, लेकिन जो बड़े बड़े वादे हैं, महंगाई कम करने का वादा, क्या ये सब आप लोग इंडिपेंडेंटली अपनी सरकार के जरिए कर लेंगे या केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी, और अगर होगी तो कैसे इसको पूरा करेंगे? इसमें 2 प्रकार के वादे हैं जी।
इसमें दो प्रकार के वादे हैं। मैं एक एक वादे पे भी आपको विस्तार से बता सकता हूं कि वो कैसे करेंगे और उसका क्या आर्थिक वो रहेगा, लागत रहेगी और क्या सामाजिक इम्पैक्ट रहेगा, मैं उस पर भी बता सकता हूं, क्योंकि हमने एक एक वादा बहुत सोच समझ के जनता के बीच बैठकर तैयार किया, उसका सोल्यूशन तैयार करा और फिर उसको अपने घोषणा पत्र में जगह दी। देखिए, दो प्रकार के वादे हैं। एक तो जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा है, दिल्ली पुलिस है, लैंड है, ये तो केंद्र सरकार के नीचे आती है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ शब्दों में लिखा है कि हम संघर्ष करेंगे, डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट सब करेंगे और कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर उसमें काम करा जाए। जहां तक आपने इंडिपेंडेंट चीजों की बात करी, लोकपाल की बात करी, महिला सुरक्षा की बात करी, वाईफाई है, सीसीटीवी कैमराज हैं, पानी है, बिजली है, ये तमाम चीजें भारत सरकार या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेट करके पूरा कर सकती है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के माध्यम से पूरा कर सकती है। ये चीजें करी जा सकती हैं, परंतु जो कुछ चीजें हैं जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा है, पुलिस है, लैंड है, उसके लिए हम भारत सरकार के साथ तालमेल बनाएंगे, संघर्ष करेंगे और इनोवेटिव आइडिया भी लाएंगे। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि दिल्ली पुलिस इस समय संविधान के अनुच्छेद 239AA के हिसाब से केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती। पर हमने लगभग 12,000 होमगार्ड सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स हैं उनको खोजा, देखा कि वो ट्रेन्ड सिक्योरिटी मैन हैं, परंतु वो अभी कोई ना कोई IAS या IFS बाबू के यहाँ पे या ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, उनको वहां से रिक्रूट वापस करके एक महिला सुरक्षा दल में तब्दील करेंगे। जैसे डूसुप के हमने 200 एकड़ लैंड आइडेंटिफाई करा। इस प्रकार की इनोवेटिव चीजें हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। तो हमने लैंड, पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी नए नए विकल्प तलाशे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये विकल्प और साथ ही साथ भारत सरकार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, तो हम बहुत ही आपके नए तरह की राजनीति में जनता ने भरोसा दिलाया है। मनीष, एक और बड़ा चैलेंज होगा कि ये सारे वादों को पूरा करना और प्रशासनिक तरीके से सफल होना, ये तो चुनौती है ही आम आदमी पार्टी के सामने, लेकिन दिल्ली से बाहर निकलकर देश में अपनी जगह बनाना, विस्तार देना भी एक बड़ी चुनौती होगी। उसे कैसे पूरा किया जा सकता है? करेंगे। अब मुझे लगता है इसके बाद स्पेकुलेशन तो ऑलरेडी है और पिछली लोकसभा में इनकी सारी सीटें इतनी 350 के करीब ये लड़े, लेकिन जहां से आई वो सिर्फ पंजाब है। अब 2017 में पंजाब में असेंबली इलेक्शंस हैं और जिस तरह से वहाँ करप्शन का इशू है, मुझे लगता है एक फर्टाइल ग्राउंड है इन लोगों के लिए वहाँ जाना। नेक्स्ट लॉजिकल जो एक्सपेंशन है वो मुझे पंजाब भी लग रहा है, लेकिन हो सकता है इनके और भी प्लान्स हो। लेकिन मैं राघव से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आप जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं और आप कहते हैं कि होमगार्ड्स को आप लाएंगे, बसेस में बिठाएंगे और उनकी नौकरी पक्की करेंगे, तो खुदा न खास्ता कल को एक महिला के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटना होती है, तो उसमें आप लोग केंद्र के साथ दोबारा संघर्ष करेंगे, फिंगर पॉइंटिंग करेंगे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उसको जनता के सामने पेश करेंगे? 2-3 चीजें हैं महिला सुरक्षा पे। देखिए, महिला सुरक्षा पे हमने केवल बस मार्शल्स या होमगार्ड सिक्योरिटी की बात नहीं करी, हमने कई प्रकार की बातें करी। हमने कहा दिल्ली में हम हर जगह CCTV कैमरा लगाएंगे, 100% स्ट्रीट लाइटिंग करेंगे, हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक इमरजेंसी बटन होगा, हर महिला के फोन पर एक सुरक्षा बटन का प्रावधान करेंगे, होमगार्ड सिक्योरिटी, बस मार्शल और तमाम तरीके के वादे करें जिन पे हम डे 1 से डिलीवरी करना शुरू कर देंगे। जहां तक बात है, अभी आप सब जानते हैं, आप सब विशेषज्ञ हैं कि इस समय दिल्ली सरकार के अंतर्गत दिल्ली पुलिस नहीं आती है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि गृह मंत्रालय के साथ तालमेल बना के चलें और किसी भी इस प्रकार की कोई भी घटना को रोकने का पूरा प्रयास करा जाएगा। आपको याद होगा पिछली बार भी जब हम रेल भवन पे धरने पे बैठे थे, वो इसीलिए बैठा गया था क्योंकि एक डैनिश महिला का रेप हुआ था और एक हिंदुस्तानी महिला को उसके इन-लॉज ने जला दिया था, जिंदा जला दिया था, और उसके बावजूद पुलिस एक्शन ही नहीं ले रही थी, पुलिस कुछ कार्य ही नहीं कर रही थी, FIR तक रजिस्टर करने की में वो कमी नहीं। सवाल यही पूछा था, मनीष ने यही सवाल पूछा था राघव, कि आप लोग जो कह रहे हैं कि बसों में आप होमगार्ड्स की तैनाती करेंगे, लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे या जिम्मेदारी केंद्र के मत्थे डाल देंगे? सवाल ये पूछा गया था।
देखिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। हमारी तो पूरी कोशिश है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो। हम फर्स्ट डे से डिलीवरी शुरू करेंगे और ऐसी कोई भी घटना खुदा ना खास्ता हो पूरी कोशिश करेंगे कि ना हो। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कल शायद अरविंद केजरीवाल जी गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं, कुछ दिल्ली पुलिस पे भी चर्चाएं होंगी, पूर्ण राज्य के दर्जे पे भी चर्चाएं होंगी। देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या विकल्प निकलते हैं जी। और एक छोटा सा अगर हमारे पास टाइम है, एक सवाल और। एक तो हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो ये डेवलपमेंट का काम है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास है, तो उनके साथ बीजेपी का एक जगह पे बीजेपी काबिज है, तो उनके साथ आपका तालमेल कैसा रहेगा? और जहां करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, जैसा कि मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन हमारा मंत्र है जी। देखिए करप्शन, हाँ मैंने जैसा कि कहा कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन एक हमारा मंत्रा रहेगा, चाहे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल हो या रिश्ते हो, या दिल्ली सरकार और एमसीडी एनडीएमसी फलाना के रिश्ते हो। जहां तक करप्शन की बात है, हम सब ये जानते हैं कि एमसीडी एक डेन ऑफ करप्शन बन चुका है, भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। विदेशी विश्वविद्यालय इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्या कोई संस्था इतनी भ्रष्ट हो सकती है। ये हालत है आज दिल्ली के एमसीडी की। हम पूरी कोशिश करेंगे, हेल्पलाइन नंबर जैसा कि हमने कहा था, एक डेटरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हेल्पलाइन नंबर चालू करेंगे। आपको याद होगा उस समय भी जब हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू करा था तो तमाम पत्रकारों ने, अखबारों ने रिपोर्ट करा था कि करप्शन के लेवल्स नीचे आ गए थे। खाली यही चीज नहीं करेंगे, लोकपाल बिल पारित करेंगे, दिल्ली लोकपाल बिल, जिसके अंदर क्लास हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए अलग मुद्दों की, आगे के मुद्दों पर बात करते हैं। एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने उठाया था महंगाई का भी। करप्शन और महंगाई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मसले हैं, इसलिए मैं महंगाई के मुद्दे को ले आना चाहती हूँ। महंगाई भी दूर करने के लिए आपको केंद्र सरकार की सहयोग की जरूरत होगी। इनफैक्ट केंद्र सरकार ही इसमें ज्यादा कुछ कर सकती है। आप लोग कैसे करेंगे महंगाई दूर? देखिए ऐसा नहीं है कि सारी केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में भी काफी कुछ होता है। आपको याद होगा पिछली बारी जब हमने हमारे कार्यकाल में जनवरी के अंदर जो जिस दाम पे तेल और सब्जियां या जिस दाम पे चावल या दाल आपको मिला करती थी, आज वो कम से कम 1.5 गुना 2 गुना भाव पे मिलती है, क्योंकि हमने कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लिए थे। हमने एपीएमसी के अंदर कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लिए थे, हमने मंडी के अंदर कुछ मेजर्स लिए थे, हमने एक्साइज ड्यूटी कट्स की बात करी है, हमने वीएटी कट्स की बात करी है, वैल्यू एडेड टैक्स जो हर जिस पे लगता है, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन पे। तो तमाम तरीके की हमने बातें अपने मैनिफेस्टो में भी लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में। हाँ, केंद्र सरकार के अंदर हाथ में काफी कुछ होता है महंगाई के लिए, बट राज्य सरकार, दिल्ली राज्य की सरकार के हाथ में भी काफी कुछ होता है और हम अपने तरीके से महंगाई को बिल्कुल। आज पहला दिन है, उम्मीद करेंगे कि आप जो बातें कह रहे हैं उसको अमल में लाया जाएगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल है नीलाभ जी, वो ये कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी में भरोसा जताया है, चाहे उसमें अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी समुदाय के हों, हर तरह के जाति वर्ग के लोग हों, सब ने उसको वोट दिया है। इसका मतलब ये है कि जनता की उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा है, चाहे वो अमीर जनता हो चाहे वो गरीब जनता हो। गरीबों की प्राथमिकताएं दूसरी हैं और अमीरों की प्राथमिकताएं दूसरी हैं। दोनों की प्राथमिकताओं को लेकर चलना क्या संतुलन बिठाने में आम आदमी पार्टी को दिक्कत आ सकती है? ये निर्भर करता है कि वो कैसे एड्रेस करते हैं, किस चीज को कहाँ प्राथमिकता देते हैं। तो और कई चीजें दोनों में समान भी हैं। मसलन जैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा है तो ये दोनों के लिए समान है, और करप्शन का मसला है, ये दोनों के लिए समान है। वो ठीक है, गरीब को ज्यादा करप्शन हिट करता है, लेकिन अमीर को भी और मध्य वर्ग को भी हिट करता है, जो ईमानदार है। तो कुछ चीजें समान हैं और जहां अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, जैसे मान लीजिए जैसे झुग्गी है और कॉलोनी है, एक द्वंद्व होता है, गेटेड कम्युनिटी है और बगल में एक स्लम है। और जैसा हम कई बार देख चुके हैं, जैसे वसंत कुंज में स्लम को उजड़वाने में वहाँ के कुछ जो मध्यवर्गीय या जो सरकार में बड़े पदों पे जो लोग थे, उनका भी उसमें इंटरेस्ट था। जब रिफ्यूजी थे वहाँ बर्मा से आए हुए और वो रहते थे, रोहिंग्या लोगों का मसला था, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ। इनको मेरे ख्याल से वो एक मॉडल तो है, जैसे इन्होंने डायलॉग का एक मॉडल अपनाया, तो मेरे ख्याल से वो डायलॉग की दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि चीजें हल नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, वहाँ दोनों को एक साथ उतारना यह एक बड़ी चुनौती होगी, और यह फिर एक लीडरशिप की चुनौती होती है। लीडरशिप, सिंसेरिटी और जो उसकी पारदर्शिता है इन चीजों की, तो अगर उसमें वो कन्विंस कर सकें तो मेरे ख्याल से वो कर पाएंगे। नहीं तो अगर नहीं कन्विंस कर सके तो फिर जैसे केंद्र सरकार
और भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, तो इनको भी भुगतना पड़ेगा। बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि केंद्र सरकार को जनता ने बमुश्किल 9 महीने का वक्त दिया परखने के लिए। आप लोग के पास हो सकता है उससे भी कम वक्त हो, और जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला है, जिसमें हर तबके हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर आपको वोट दिया, आपको जिताया है, इसमें आपको हर वर्ग की खुशी और हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करना बड़ी चुनौती है। इसमें दोनों तरह के लोगों को, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, सबको लेके कैसे चलेंगे? और लोगों को यह भी लग रहा है कि आप लोगों ने इतना बहुमत हासिल किया है कि विपक्ष में बैठने वाले लोग नहीं रहे, तो कहीं कॉम्प्लेसेंसी ना आ जाए। हाँ, देखिए, ये इस बात से मैं सहमत हूं कि विपक्ष में बैठने की अब कोई वो ही नहीं, विपक्ष ज्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कमजोर विपक्ष है इस बारी दिल्ली विधानसभा में, क्योंकि केवल 3 सीटें हैं और 67 सीट्स आम आदमी पार्टी के पास हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि जनता सबसे बड़ी विपक्ष होती है। यदि हम कहीं पे भी भूल चूक करेंगे, कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जो जनता के प्रति लाभदायक नहीं है, तो जनता हमें मजा चखाएगी, जनता हमें डांटेगी, जनता हमें सुधारेगी। तो ये तो स्पष्ट है। जहां तक बात आपने करी कि जैसे 9 महीने में मोहभंग हो गया मोदी सरकार से, उस तरीके की जो आपने बात छेड़ी, उसमें मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, देखिए आप सबको याद है 49 दिन की हमारी सरकार में हमें भी कोई हनीमून पीरियड नहीं मिला था। पहले दिन से अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई थी। यानी कि मुझे याद है 48 घंटे बाद में एक टीवी चैनल पे डिबेट पे बैठा हुआ था और मुझसे पूछा गया कि भाई साहब, अभी तक हमारे घर तक पानी नहीं पहुंचा, अभी तक हमारे बिजली के दाम कम नहीं हुए, कब कर रहे हैं आप, कैसे करेंगे? तो हमें तो कभी भी वो हनीमून पीरियड नहीं मिला, ना हम चाहते हैं। हम फर्स्ट डे से डिलीवरी शुरू करेंगे। 15 फरवरी से अरविंद केजरीवाल जी अपना ऑफिस अज्यूम करेंगे और काम शुरू कर देंगे। यानी कि आज ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। आज आपने देखा होगा वो एलजी से मुलाकात करने गए हैं, एलजी से बात करने गए हैं कि क्या क्या अभी तक चीजें हुई हैं पिछले 8-9 महीने में, उसका संज्ञान ले रहे हैं। तो हमने तो आज से ही अपना काम शुरू कर दिया और बहुत जल्दी एक अच्छी ईमानदार सरकार देंगे और तमाम जो हमने वादे करे हैं उस पर। और शुरुआती 5 प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं जहां से आप लोग अपने काम की शुरुआत करेंगे और अपने वादों को पूरा करने की मुहिम चलाएंगे? देखिए, इसके अंदर भी 2 चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और लेजिस्लेशंस हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उससे तो हम हेल्पलाइन शुरू करेंगे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। महिला सुरक्षा के ऊपर जो कुछ हमने वादे करे हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होंगे वो करेंगे। बिजली, पानी, ये 4 हमारे अहम मुद्दे हैं, बिजली पानी पे करेंगे। जहां तक लेजिस्लेशंस की बात है, लोकपाल हमारा सबसे करीबी, हमारे हृदय के सबसे करीब है, उसको फर्स्ट असेंबली में लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा सबसे अहम हमारा मुद्दा है स्वराज बिल का, जिसके अंदर इट इज एसेंशियली अ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ गवर्नेंस। उसके अंदर वो बिल लाने की भी पेश कराने की कोशिश करेंगे पहले विधानसभा के सत्र में। जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल मनीष आपसे करना चाहूंगी मैं। विस्तार भी एक बड़ा सवाल होगा कि यहाँ पर अगर जीत हासिल हो गई तो अब इसके बाद क्या? तो विस्तार के लिए आम आदमी पार्टी के सामने क्या क्या विकल्प हैं? देखिए, पंजाब तो है ही है और मुझे लगता है जितना दिल्ली के आसपास का एरिया है, लेकिन उससे पहले ये लोग शायद बिहार में दे विल ट्राई द, क्योंकि सबसे पहला। लेकिन हमने ये भी देखा है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जमानत जब्त होने वाली पार्टी यही रही। हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर तो आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो क्या जो दिल्ली में हुआ वो देश में होगा? क्या दिल्ली का इतिहास देश में दोहरा पाएगी? मैं चाहती हूँ कि राघव आप ही अगर इसका जवाब दे सके। जी, मैं ही जवाब दे देता हूं इसका। देखिए, 2 जवाब हैं इसके। पहली चीज, लोकसभा जो हम लड़े, ऐसा नहीं है कि हम पहली पार्टी थी जिसकी जमानत जब्त हुई। 1984 में भारतीय जनता पार्टी भी लड़ी थी जनसंघ से निकल के, जब उनकी 2 सीटें आई थी, उनकी भी 250 से अधिक सीटों पे जमानत जब्त हुई थी। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि दो प्रकार से चुनाव लड़े जाते हैं। एक, आप चुनाव तब लड़ते हैं जब आपके पास संगठन होता है। दूसरा चुनाव आप तब लड़ते हैं कि आपके पास संगठन बन जाए। तो हमने दूसरी वाली चीज को प्राथमिकता दी। हर जगह चुनाव, काफी जगह चुनाव लड़ा, कोशिश करी पता लगे कहां का हमारा संगठन है, कहां का वोटर्स हैं, कहां का लोगों का रुझान हमारी तरफ है, हमारी नीतियों और वैकल्पिक राजनीति की तरफ है, और वहां से हमने एक शुरुआत करी। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, वो बहस का मुद्दा है। जहां तक हमारी आगे की रणनीति का सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी हमें दिल्ली पे कंसंट्रेट करना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो हमने वादे करे हैं, एक बहुत मैसिव मैंडेट मिला है, बहुत जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, हम उसे बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं। कोशिश करेंगे पहले उस पर डिलीवरी करें
और कहाँ एक्सपेंड करना है, कैसे करना है, उस पर बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तमाम और दूसरे लोगों के लिए, दूसरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालने वाले दलों के लिए ये एक नई राजनीति की तरफ इशारा दे दिया है और एक संकेत दे दिया है कि देश में कुछ दूसरे तरह की राजनीति भी की जा सकती है। उसके क्या इससे आम आदमी पार्टी की इस जीत से कुछ नए तरह की राजनीति के लिए भी रास्ते खुलते दिख रहे हैं आपको? देखिए, जहाँ तक मेन स्ट्रीम दलों का सवाल है, वो बहुत ज़्यादा अपने पुराने ढांचे से बंधे हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे एक एजेंडा सेट करने की बात होती है, वो एजेंडा सीमित जगह पे, वो दिल्ली में अगर ये प्रदर्शन अच्छा करें तो वो एक एजेंडा सेट कर सकते हैं। जैसे इस चुनाव में ही कई चीज़ें भाजपा और कांग्रेस को वही कहनी पड़ी जो ये लोग कहते रहे, तो एक डिस्कोर्स सेट करने की बात है। वो डिस्कोर्स सेट तो ये कर सकते हैं देश के लिए अगर उसको दिल्ली में, लेकिन वो प्रदर्शन पे निर्भर करेगा। जहां तक विस्तार की बात है तो मैं ये मानता हूं कि विस्तार इनका दूसरा, इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले प्रदर्शन के बाद विस्तार खुद ही हो जाता है। आंदोलन के गर्भ से निकली पार्टी थी, तो अब वह आंदोलन की ऊर्जा तो नहीं रहेगी इनके साथ में, लेकिन अब ऊर्जा अगर इनको हासिल करनी है तो वो शासन की ऊर्जा और उसके नवाचार जिसको कहते हैं इनोवेशन, उनका अनुभव उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन करके ऊर्जा हासिल करें, जो आंदोलन की ऊर्जा चूक गई है वो यहाँ से हासिल करें और इसके बाद फिर विस्तार। अगर उस क्रम में कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे मुंबई एक शहरी क्षेत्र है, जैसे दिल्ली शहरी क्षेत्र है, जहाँ इनका थोड़ा एक सांगठनिक ढांचा भी बना था। पंजाब है मसलन, जहाँ इन्होंने 4 सांसद दिए, तो ये तो स्वाभाविक क्षेत्र हैं, लेकिन इसके बाहर अभी मैं तुरंत नहीं देखता विस्तार की संभावना। जी, तो सबसे पहले आप ये मानते हैं कि बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की जीत के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राघव आपका, नीलाभ जी आपका और मनीष आपका भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।